इधर से भीड़ भड़का आए और ना अपना अपना घर में आके मारपीट किए। उन लोगों को भी इन लोगों ने नहीं बख्शा, उनका भी धर्मांतरण इस सरकार में हुआ है। गांव में जाकर पूछ लो, कातरी चर्च के फादर लोग आकर के कितने लोगों को लालच देकर कन्वर्ट हो गया था। बस्तर के नारायणपुर में इस चर्च में 2 जनवरी 2023 को तोड़फोड़ की गई। भीड़ गेट से घुस आई, भीड़ वो आदिवासियों की भीड़ थी, घुस आई और उन्होंने तोड़फोड़ की। जिले के कप्तान का माथा भी फूटा है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में ये बहस शुरू हुई कि क्या छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटनाएं अब आम हैं। एक लंबा ट्रेंड चला आ रहा है लंबे समय से। क्या इन घटनाओं के पीछे राजनीतिक पार्टियां इन्वॉल्व हैं, और क्या जो आदिवासी छत्तीसगढ़ में बस्तर में लंबे समय से जो नक्सलवाद को लेकर जो युद्ध और संघर्ष छिड़ा हुआ है और आदिवासी जो उस युद्ध में हमेशा पिस रहा है, क्रॉस हेयर्स पे है, क्या वो आदिवासी अब एक नई लड़ाई के केंद्र में है, नई लड़ाई में घिरा हुआ है? इन सभी सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में हम तलाशने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। फिर डॉक्टर मन लग गए, फिर सिरहा मन लग गए, फिर भगवान घरे गेले, चंगाई नहीं हुए। बकरा मन, सुहर मन, कुकड़ा मन दिले, चंगाई नहीं हुए। तो फिर उतरो ने कोंडा गांव ने इले चर्च को जुकला इला बाई बंद को जुकीला इला और इतरो इतरो बेर ने इला इतरो टाइम ने चर्च ने आन दिला। 3 साल मैं बीमार पड़लो है। 3 साल ने मैं बुलुन बुलुन तक ले बीमारी नहीं चाले तो मक चर्च ने आन दिला। गुन 3-4 हफ्ता ने मक चंगाई मीर ली। तो पास ही विश्वास ने मैं यहीं से। नक्सल प्रभावित बस्तर का भाटपाल गांव, 33 साल की जानकी यहीं रहती थी। 20 अक्टूबर 2022 को कैंसर से उनकी मौत हुई। मौत के समय जानकी का वजन था महज 28 किलो। जानकी के पति संतू ने दफनाने के लिए अपनी ज़मीन में गड्ढा किया। गांव वालों ने जानकी को दफनाने का विरोध किया। संघर्ष शुरू हुआ और इस संघर्ष के बीच 3 दिनों तक जानकी की लाश घर के अहाते में रखी रही। उन्हें दफनाया नहीं जा सका। पुलिस की मौजूदगी में गांव के बाहर जानकी को दफनाया गया। इसके बाद संतू और उनके 3 बच्चों को गांव भी छोड़ना पड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि इन सभी ने कुछ समय पहले अपना धर्म परिवर्तन करा लिया था। ये कुछ महीनों पहले ईसाई बन गए थे। बस्तर में आदिवासी ही आदिवासी के विरोध में खड़ा हो रहा है। ऐसा सलवा जुड़ूम के दौर में भी हुआ था, जब पुलिस ने आदिवासियों के एक हिस्से को माओवादियों से लड़ने के नाम पर सलवा जुड़ूम आंदोलन से जोड़ा और बस्तर के गांव भयानक अशांति की ज्वाला में धधकने लगे थे। गांव में हम लोग बोले शुरू हो गए कि ख़त्म हो गया बोल के। तो गाय था, फिर बोला देखेंगे, अभी तो अंधेला हो गया है, सुबेरे देखेंगे, ज़मीन उमीन दूँगा दफनाने के लिए बोला। बाद में दूसरा आदमी बैठक किए तो दूसरा आदमी आके भड़काने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो गई, हाँ हमारा देव देवता छूट पड़ जाता है बोल दिया। इसलिए 3 दिन लाश था घर में, दफनाने नहीं दिया। सर वहाँ हम लोग गड्ढा के पास लेके गए थे, लेकिन वहाँ से कौन उठा के ले गए तो हम उसको भी पता नहीं। उसके बाद लाश को यहाँ नारायणपुर लेके आए, ले गए हैं चलो बोल के। फिर बाद में मेरा को घर में आया और पुलिस शासन में नारायणपुर लाश को ले गए हैं चलो दफनाने के लिए बोल के यहाँ लेके आए मेरा को। बीते कुछ महीनों में बस्तर संभाग में आदिवासियों के बीच एक संघर्ष शुरू हुआ है। एक तबका है जो विश्वासी बन चुका है और एक तबका है जो विश्वासी नहीं है, और वो आदिवासी है। इस इलाके में विश्वासी उसे कहते हैं जिसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया हो। बस्तर संभाग के कई इलाकों में अब इन विश्वासियों से सवाल पूछे जाने लगे हैं। सवाल करने वाले भी आदिवासी ही हैं। वो कहते हैं कि विश्वासी लोग या तो ईसाई धर्म को चुन लें या फिर पूरी तरह आदिवासी संस्कृति को मानें। कुछ इलाकों में ये सिलसिला इतना गंभीर हो चुका है कि कई ईसाई अपना घर छोड़कर भाग चुके हैं। जानकी के कफन दफन को लेकर हुआ विवाद इस सिलसिले की सबसे पहली घटना है।
अकेले नारायणपुर और कोंडागांव जिलों में ऐसे सैकड़ों किस्से पसरे हुए हैं जहां आदिवासियों ने अपने ही बीच बसे धर्मांतरित आदिवासियों को गांव छोड़ने पर मजबूर किया है। कथित तौर पर उन पर हमले हुए हैं और जिस बस्तर में पुलिस के नियंत्रण की कहानियां लिखी कही जाती हैं, वहां पर ऐसे ही एक संघर्ष में 2 जनवरी 2023 की तारीख को चर्च में तोड़फोड़ भी की गई और नारायणपुर जिले के पुलिस कप्तान का आदिवासियों ने कथित तौर पर माथा फोड़ दिया। प्रार्थना स्थल जो था वहाँ पे पहले से बल लगा रखे थे, फोर्स को लगा रखे थे। तो फिर जा कर के मैंने तुरंत उनको बोला कि जो भी आपके पास रिजर्व है उसको ले कर के चले जाएं। और हमारे एक DRG की टीम जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड होती है, जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए यूज होती है, तो वो भी एक टीम थी। मौके पे तुरंत भेजा और उनको संभालने के लिए भेजा। चूँकि भीड़ लगभग 400 से 500 की संख्या में अचानक वहां पहुंच गई और थाना प्रभारी भी बिना विलंब किए और अधिकारियों को लेकर के वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद पता चला, उन्होंने रिपोर्ट किया मुझे कि प्रार्थना स्थल के अंदर सर आ गए हैं और कुछ तोड़फोड़ की घटनाएं हो रही है। तो उसी दौरान मुझे भी चोट लगी और मुझे भी किसी के द्वारा मारा गया और वहीं पे मैं घायल हो गया। घायल होने के बावजूद भी ऐसा लगा कि इन्हें जो है किसी भी हाल में फिर भी हटाना है और भी बल आ गए। तो उनको वहाँ से फिर सभी भीड़ को, उपद्रवियों को वहाँ से हटाया गया। ये उग्र आदिवासियों की भीड़ थी। आदिवासियों की अपनी संस्कृति रही है, अपने रिवाज रहे हैं और धर्मांतरित आदिवासियों ने जब आदिवासी रीति रिवाजों को दरकिनार करना शुरू किया तो दोनों गुटों में टकराव बढ़ने लगा। इसमें से क्या है कि हम लोग गए थे, मिलोगे या नहीं मिलोगे, हम लोग मारपीट नहीं किए हैं सर, मारपीट नहीं किए हैं, एक झापड़ भी हम लोग नहीं मारे हैं। तो पर भी हम लोग गए थे कि अपना ये सहमति में रहोगे या नहीं रहोगे। तो आप लोग फिर बोले कि गांव से चले जाओ। हाँ, अब बस्तर का हर एक अगैर विश्वासी आदिवासी ऐसी ही बात कहता है, लेकिन इस तरह की घटनाओं का एक ट्रेंड है। गांव वालों को गोलबंद करने के लिए लगभग एक ही तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। गांव में मीटिंग होती है, उसमें गर्मा गर्म भाषण दिए जाते हैं और फिर उसी मीटिंग से एक हुजूम विश्वासी आदिवासियों के घर जाता है। उनसे कहा जाता है कि या तो वो वापस आदिवासी परंपराओं को मानना, जानना और उनका पालन करना शुरू कर दें या फिर गांव छोड़ दें। लाशों को दफनाने से रोका जाता है, यहाँ तक कि कई इलाकों में दफनाई गई लाशों को कब्रों से निकालने तक की घटनाएं सुनाई देती हैं और संघर्ष के बाद विश्वासी परिवार गांव छोड़ देते हैं। जो इलाके रहे हैं, पत्रकार बताते हैं कि 20 अक्टूबर 2022 के बाद से इस तरह की बहुत सारी घटनाएं इस इलाके में सामने आई। सूत्र बताते हैं कि अधिकतर घटनाओं में कोई FIR नहीं लिखी गई। पुलिस के बातचीत वाले हस्तक्षेप से अधिकतर वो घटनाओं को सुलझाने की कोशिश हुई और मामले दर्ज हुए भी तो छिटपुट मारपीट की धाराओं में। जिस तरह ये घटनाएं कई गांवों में एक साथ एक ही तरीके से घटती हैं, उससे ये सवाल उठता है कि क्या इन्हें बाकायदा प्लानिंग के साथ अंजाम दिया जा रहा है। जैसे 18 ही दिसंबर को नारायणपुर और कोंडा गांव के इलाके में 32 से ज़्यादा ऐसी घटनाएं प्रकाश में आई थीं। जाहिर है इससे ईसाई आदिवासियों में काफ़ी असंतोष फैला और उन्होंने नारायणपुर कलेक्ट्रेट पर धरना भी दिया था। अक्टूबर के महीने से हिंसक घटनाओं की शुरुआत होती है बड़ी तेज़ी के साथ। छिटपुट घटनाएं लगातार हो रही थी। कांग्रेस पार्टी के 4 साल के कार्यकाल में ऐसी कई घटनाएं हुई, लेकिन अक्टूबर के महीने से इसमें तेज़ी आई है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों में केवल नारायणपुर और कोंडागांव के 2 इलाकों में 100 से ज़्यादा हिंसा की घटनाएं हुई दोनों पक्षों के बीच। आश्चर्यजनक रूप से बहुत सारे मामलों में तो रिपोर्ट ही दर्ज नहीं की गई। मैंने कोंडागांव के अस्पताल में जाके, नारायणपुर के अस्पताल में जाके पीड़ितों को देखा जिनके सर पे जो है चोट लगी हुई है, वो अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन हर जगह जो है साधारण धाराएं जो है, जहाँ भी अगर मामले दर्ज हुए हैं वहाँ साधारण धाराएं लगा के जो है मामले को रफा दफा करने की कोशिश जो है वो ज़्यादा दिखाई पड़ती है।
और जो आदिवासी परिवारों को उनके घरों से निकाला गया, उन्हें नारायणपुर के इंडोर स्टेडियम में शरण मिली। इस स्टेडियम में अभी भी बहुत सारे विश्वासी परिवार रह रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि किसी दिन वो अपने गांव लौट पाएंगे। हम लोग कलेक्ट्रेट में गए थे, वहाँ से हम लोग को पुलिस प्रशासन यहाँ पे छोड़ दिया कि हम यहाँ पे तुम लोग जितने दिन तक गांव वाले अनुमति नहीं देते कि तुम लोग को गांव में रहने का, तब तक तुम लोग यहाँ रह सकते हो करके पुलिस प्रशासन हम लोग यहाँ पे छोड़ दिए हैं। तो क्या ये ईसाई मिशनरियों के खिलाफ आदिवासियों का स्वतः स्फूर्त आंदोलन है या आदिवासियों को आदिवासियों के खिलाफ खड़ा करने वाले कुछ लोग या संगठन इसके पीछे सक्रिय हैं? सच तो ये है कि बस्तर में ईसाई आज से नहीं, बहुत पहले से रह रहे हैं। बस्तर के जगदलपुर में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आए प्रोटेस्टेंट ईसाई और आगे आने वाले समय में चर्च बनाए गए। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कार्यों के लिए संस्थान और भवन बनाए गए। इसके साथ ही चर्च और धर्म का प्रसार होने लगा, लेकिन बढ़त आई साल 1960-70 के आसपास, जब कैथोलिक ईसाई बस्तर में कदम रखते हैं। लेकिन बात आदिवासियों की परिपाटियों और रीति रिवाजों पर जाकर अटक गई। सूत्र बताते हैं कि कुछ सालों पहले तक धर्मांतरित आदिवासी गांव के तमाम आयोजनों में हिस्सा लेते थे, चंदा देते थे, प्रसाद ग्रहण करते थे, देवगुड़ी भी जाते थे। लेकिन बीते कुछ समय में ये कहानी बदल गई। कई मामलों में विश्वासियों ने आदिवासियों की संस्कृति और रीति रिवाजों में साथ देने से मना कर दिया। गाँव में बहुत छोटी छोटी जो परंपराएं हैं, भोजन की जो परंपरा है, फसलों की जो परंपरा है, देवगुड़ी की जो परंपरा है, जैसे कल्पना करिए कि कोई फसल अगर आती है तो जो पुजारी है, पुजारी काट के उसको जो है देवता को अर्पित करने का काम करता है। जिन लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया है या चर्च जाना शुरू कर दिया है, उन्होंने इन चीज़ों पे अपनी आस्था मानने से इनकार किया। कई गांवों में संघर्ष की स्थिति इसलिए पैदा हुई क्योंकि जो मतांतरित हैं, जो धर्मांतरित आदिवासी हैं, उन्होंने पेड़मा को या पुजारी को, गायता को, इनकी जो सत्ता थी उसको चुनौती दी और साफ साफ कहा कि हमको इनमें हमारी कोई आस्था नहीं है, तो हम तो फसल काटेंगे, हमको देवगुड़ी से कोई लेना देना नहीं है। देवगुड़ी को लेके जो वार्षिक चंदा होता था, चावल होता था, बाकी चीज़ें जो ली जाती थी, उनको देने से मना किया। तो जो कन्वर्टेड जो आदिवासी थे और जो गांव के दूसरे आदिवासी थे, जो जिनकी आस्था उनमें बची हुई है, जिनको लगता है कि अगर हमने देवता को अर्पित नहीं किया, देवता को फसल नहीं चढ़ाई, देवगुड़ी में नहीं गए तो अनिष्ट हो सकता है, तो अनिष्ट की इस आशंका में उन्होंने जो है उनको रोका, टोका। बस्तर के कई सरकारी अधिकारी इसे इस तरह बयान करते हैं कि आदिवासियों में एक चेतना का विकास हुआ और इसी चेतना के बाद हिंसा शुरू हुई। और आदिवासी कहते हैं कि इस हिंसा की शुरुआत होती है अप्रैल 2022 में हुए कई आयोजनों के बाद से, और इन आयोजनों के पीछे दो संगठनों का नाम बार बार आता है, छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज और जनजातीय संघर्ष मंच। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि विश्वासी परिवारों के खिलाफ चलने वाली मुहिम में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का नाम आता है। सूत्र कुछ आदिवासी बताते हैं कि भाजपा के प्रदेश महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप और अंतःगढ़ के पूर्व एमएलए और बीजेपी लीडर भोजराज नाग ऐसे अभियानों के पीछे हैं। इन आयोजनों में आदिवासियों को डीलिस्ट करने की मांग की जाती है, यानी जो आदिवासी अपना धर्म परिवर्तित करा चुके हैं उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब के आरक्षण का लाभ न मिले और उन्हें आदिवासियों की सूची से बाहर कर दिया जाए। उन सभाओं में ये था कि जो धर्मांतरित हुए हैं वो या तो ईसाई समुदाय में चले जाएं या फिर वो आदिवासी समुदाय में आए। यदि वो आदिवासी समुदाय के हैं तो उसको स्वीकार करना चाहिए, जो हमारे रीति रिवाज है, परंपरा है, उसको मानना चाहिए। जो चीज़ें हैं जो हमारे परंपरा में है, जो हमारे पूर्वज मानते आए हैं, उसको मानना चाहिए। ये मिशनरीज के उसमें इन लोगों ने जिस तरीके से पास्टर और कहते हैं जो पादरियों ने यहाँ पर खेल खेला है और जिस तरीके से हमारे समाज को ख़त्म करने की कोशिश करी, आप विश्वास कर सकते हैं जो कहते हैं राष्ट्रपति जी के दत्तक पुत्र हैं जिनको हम अभिमानी कहते हैं, प्रिमिटिव ट्राइब्स, उन लोगों को भी इन लोगों ने नहीं बख्शा, उनका भी धर्मांतरण इस सरकार में हुआ है। बीजेपी नेता भोजराम नाग भी हमसे फोन पर हुई बातचीत में यही कहते हैं। वो दावा करते हैं कि ये मांगे सिर्फ भाजपा के लोग ही नहीं उठाते हैं बल्कि सभी पार्टियों के नेता उठाते हैं। सुनिए उनका बयान। पार्टी का विषय नहीं है, समाज का विषय है, उसको आप नहीं समझोगे कि हम आदिवासी लोग धरती माटी को मानते हैं।
जी मुझे पता है नहीं। गांव में एक शीतला मंदिर होता है, उसमें हम कोई भी तीज त्योहार करते हैं, उसमें सभी वर्ग के लोग रहते हैं, कांग्रेस, भाजपा, कम्युनिस्ट, आम आदमी, जो भी जनजाति समाज का, जनजाति समाज के साथ वहाँ पे रहने वाला अन्य जो समाज के लोग हैं वो हमारे रीति रिवाज और परंपरा को मानते हैं। और ये धर्म परिवर्तन करने के बाद हमारे रीति रिवाज परंपरा का अपमान करते हैं, हमारे देवी देवता का अपमान करते हैं, इसीलिए यहाँ के लोगों में वर्ग संघर्ष की स्थिति बन रही है। बस्तर में विश्वासियों के खिलाफ हो रही हिंसा के बारे में कहा जाता है कि भाजपा के इन नेताओं के बुलावे पर लोगों की भीड़ जुटाई जाती है। इसके बाद गांवों के लोग ईसाइयों के घर पहुंचते हैं और फिर हिंसा रिपोर्ट की जाती है। दोनों ही नेता हिंसा में अपनी संलिप्तता से इनकार करते हैं और कहते हैं कि चर्च के तोड़े जाने से लेकर जिले के कप्तान का सिर फूटने तक सब कुछ आदिवासियों का गुस्सा था, जो 1 जनवरी की घटना के फलस्वरूप उपजा था। 1 जनवरी 2023 के एक दिन पहले 31 दिसंबर 2022 की रात को चलते हैं। नारायणपुर के एड़का थाने के गोर्रा गांव में मीटिंग हुई, ठीक वैसी ही मीटिंग जैसा हमने पहले बताया। मीटिंग के बाद विश्वासियों से आग्रह किया गया कि या तो वो आदिवासी जीवन में वापस लौट आएं या गांव छोड़ दें। बात नहीं बनी और अगले दिन यानी 1 जनवरी 2023 को गोर्रा गांव में इन 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई। उस दिन हम लोग अपना अपना घर में थे और इधर से भीड़ भड़का आए और ना अपना घर में आके मारपीट किए। बहुत मारपीट किए, औरत मन को भी और आदमी लोगों को भी भगा भगा के मार रहे थे और बहुत जन बेहोश भी हो गए थे। विश्वासी आदिवासियों ने भी अपने तरीके से प्रतिवाद किया, जवाब दिया। सुनिए उनकी बात। अच्छा नहीं लगा ना सर, पूरा बेहोश हो, खून वून पूरा हो रहे थे तो अच्छा नहीं लगा वो मन को भी। हम लोग क्या लोहा के हैं, हम लोग भी मारते हैं बोल। अच्छा नहीं लगा ना सर, बहुत मारे है गाँव वाले, बेहोश होते था, पूरा खून निकलते था, पूरा मर गए ले जाओ बोल के बोल रहे थे। पुलिस वालों को भी धक्का मार रहे थे। भाजपा के नेता इन घटनाओं में अपना हाथ होने से इंकार करते हैं, लेकिन जब बस्तर के इलाकों में हिंसा भड़की तो इन्हीं आयोजनों को पृष्ठभूमि के रूप में देखा गया। हिंसा के बाद पुलिस कार्रवाई हुई तो भाजपा के कुछ नेता भी अरेस्ट हुए। इसमें नारायणपुर भाजपा के वर्तमान जिलाध्यक्ष रूप साय सलाम का भी नाम शामिल है। केदार कश्यप कहते हैं कि सलाम पहले आदिवासी समाज के व्यक्ति हैं, पार्टी के व्यक्ति बाद में है। वो एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हैं, प्रदेश सरकार और पुलिस पे ईसाई समूहों को प्रश्रय देने का आरोप लगते हैं। बस्तर के आईजी पी सुंदरराज हमसे कहते हैं कि ये कार्रवाइयाँ एक तरफा नहीं है। जैसा किसी भी व्यक्ति अपना पर्टिकुलर फेथ या बिलीफ को एक्सप्रेशन करने के एक सीमा तक उनका अधिकार रहता है। यदि अपना इच्छानुसार यदि कोई बिलीफ को फॉलो कर रहा है, कोई फेथ को फॉलो कर रहा है, इस पर कानूनी में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन किसी ने उसी विषय को लेकर यदि कानून को अपना हाथ में लेगा, यदि इलाका में एक हिंसा का गतिविधि को अंजाम देगा, इस पर निश्चित रूप से प्रशासन और पुलिस इंटरवेंशन करेगा और कानून व्यवस्था बना रखने का हमारा प्राथमिकता है। और उसी हिसाब से जो व्यक्ति रिसेंटली यदि कोई गतिविधि में इन्वॉल्व है, उनके कारण से इलाका में शांति भंग हुआ, उस पर हम लोग FIR दर्ज करके उसमें गिरफ्तारी किया गया। अभी तक यदि नारायणपुर की बात करें तो विगत 4-5 दिन में जो घटनाक्रम हुआ है उसमें अलग अलग 6 FIR हुआ है। उनमें से अभी तक 30 से अधिक व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई थे। हो सकता है उन व्यक्तियों में कई लोग अलग अलग जो पॉलिटिकल आउटफिट से संबंधित भी होगा, लेकिन हम लोग इसका शिनाख्ती मतलब सिर्फ व्यक्ति जिन्होंने इन सब गतिविधि के पीछे कारण थे या एक कॉन्स्पिरेसी के रूप में इस टाइप का घटना का अंजाम दिया, उन्हीं को हम शिनाख्त किया और उनके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा किया और उसके पश्चात उनके गिरफ्तार करके अभी न्यायालय में रिमांड में भेजे गए। तो इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद उनके खिलाफ चार्जशीट भी पेश करेगा। लेकिन इस कहानी का एक और पक्ष है और वो है धर्म परिवर्तन का। हमने जितने भी आदिवासियों से बात की सभी ने कहा कि बीमारी की वजह से धर्म परिवर्तन हुआ और उन्हें जो सहयोग मिला वो प्रार्थना घरों के पास्टर का सहयोग मिला। कोंडा गांव में हमने जिन आदिवासियों से बात की उन्हें सुनिए। एनी टाइम पेट दर्द करता था, हम हर एक जगह देवी देवता के यहाँ ले गए, लगभग 2 या 3 साल ले गए, कहीं छुटकारा नहीं मिला। मंदिर गए, हर जगह गए, कहीं छुटकारा नहीं मिला। किसी भाई ने बताया कि अगर वहाँ ले जाओगे तो छुटकारा मिलेगा और चर्च में ले जाओगे तो आपकी माँ को ठीक लगेगा। यहाँ मैंने विश्वास किया और मैंने पहले चर्च जाना स्टार्ट किया और 1 सप्ताह भी नहीं हुआ माँ को चंगाई मिला और छुटकारा मिला। इसलिए हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। मैं पहले बहुत बीमार था
9th क्लास में था उस समय से मेरा हेडेक सिर दर्द कर रहा था, बहुत बीमार था। मैं कहीं भी गया था, जैसे मंदिर भी गया, अलग अलग देवी देवता जगह भी गया, जो सिरहा रहते हैं उनके पास भी गया, तो कहीं पे मेरा कुछ नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ अस्पताल में भी आया था, टेबलेट मेडिसिन लिया, लेकिन भी नहीं हुआ। बहुत सिर दर्द करता था मेरा। सिर दर्द का बाद में विश्वास किया यीशु मसीह को, तो बाद में ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, 1 सप्ताह से ज़्यादा भी करीबन कम से जल्दी ठीक हो गया मैं। और जिन पास्टरों पे धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में पासवान भी कहते हैं, वो क्या कहते हैं वो सुनिए। हम आप सबसे यही सिखाते हैं सर, और यही बोलते हैं, हम कुछ नहीं है, हम उसका एक सेवक है। हम आपके लिए एक मध्यस्थता करते हैं, आप उस पर भरोसा करो, वो आपके जीवन में काम करेंगे। इस पर भरोसा करने के लिए आपके हृदय से उस पर विश्वास करो, और जो उसके कलाम में जैसा लिखा है सर, ऐसे आपका जीवन को व्यतीत करो, ये हम सिखाते हैं सर। लेकिन चर्च से जुड़े लोग इस बात से इनकार करते हैं कि वो दवा दारू करके आदिवासियों को ईसाई बना रहे हैं। वो कहते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में कैथोलिक चर्च का कोई हाथ नहीं है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि आदिवासियों को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो धर्म चुनने के अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। It was very unexpected and unfortunate. We don't know why we are attacked. We have no idea. This is our 51st year in Bethasambagh. The very institute that was attacked is also celebrated the Golden Jubilee. And we are always doing समाज सेवा. But then क्यों ऐसा हुआ तो हमको पता नहीं लगता है। उस दिन भी साधारण दिन था, सुबह प्रार्थना था चर्च में, जैसे हर दिन है। स्कूल भी चालू हो गया 2 बजे तक, तब तक हमको कुछ पता नहीं था क्यों कहीं ऐसे होने वाला है। इसलिए फॉर अस हमको ना बहुत अनएक्सपेक्टेड एंड वेरी सरप्राइजिंग एंड अनफॉर्चुनेट। गांव में जाकर पूछ लो, कैथोलिक चर्च के फादर लोग आकर के आप कितने लोगों को लालच देकर या हमारा स्कूल में पढ़े इसलिए इसके वजह से कितने लोग कन्वर्ट हो गए। आप थोड़ा सेंसस लीजिए, आपको सीधा साधा साफ क्लियर हो जाता है। इसके लिए कुछ दूसरा और सबूत नहीं चाहिए। हमारे 51 ईयर्स में बहुत सारे लोग हमारा संस्थाओं में एजुकेशन करके गया है। मामले से जुड़े कई सारे सूत्र ये दावा भी करते हैं कि धर्मांतरण करवा रहे या आरोप झेल रहे पास्टर और चर्चों के बीच कोई संबंध नहीं है। चर्च की व्यवस्था और हायरार्की में पास्टर नहीं आते हैं और न ही वो फादर और बिशप के प्रति जवाबदेह होते हैं, लेकिन धर्मांतरण करने में आदिवासी पास्टरों का नाम लेते हैं। इसमें अपने अपने स्तर की राजनीति भी चल रही है। भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर एक तरफा कार्रवाई के आरोप लगाए हैं, जबकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने कहा है कि धर्मांतरण और चर्च दोनों की संख्या में सबसे अधिक बढ़ोतरी रमन सिंह की भाजपा सरकार में हुई है। और उल्टे आरोप लगाए गए हैं भाजपा पर कि पार्टी के पास चुनावी साल में कोई मुद्दा नहीं। स्वाभाविक सी बात है, इनका एजेंडा में शामिल है कि जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ इनके इस प्रकार के जो विंग्स हैं पहले पहुँच जाएंगे और अपना माया जाल फैलाएंगे, काम शुरू करेंगे। लगभग इनका परसेप्शन भी लोग समझ गए हैं कि अभी ये चीज़ होगा, उसके लिए मानसिक तौर पे तैयार रहना पड़ेगा। इनका तो केवल चुनाव तक का एजेंडा है। और साल 2023 के आखिर में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होंगे, नई सरकार चुनी जाएगी, सुरक्षा बलों की निगरानी में पोलिंग बूथ लगाए जाएंगे। हो सकता है कि नक्सलवादी कुछ गांवों में वोट न डालने का फरमान जारी करें। हो तो ये भी सकता है कि पार्टियां डीलिस्टिंग और धर्मांतरण के मुद्दे को चुनाव तक लगातार पकाती रहें। लेकिन इन सभी संघर्षों और युद्धों के बीच आदिवासी हैं। फलकों पे कोई भी हो, बंदूक की नोक से लेकर लाठी की चोट तक, वहाँ आदिवासी ही होता है। ये बस्तर का सच है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में बस्तर के स्थानीय जुझारू पत्रकारों का जितना सहयोग मिला, उसके लिए शुक्रिया एक छोटा शब्द हो। हम हमेशा उनके आभारी रहेंगे।